Hello everyone, very good evening and welcome to the class. So after a long time we are meeting. I hope you all are good, safe and doing well, and also you all must have utilized that free time of Avanti fellows. So on this note, let's start with the class. What we have studied till now. So we were reading waves kind of thing then. So standing wave एज ए कॉन्सेप्ट आप लोग पढ़ चुके हो, है ना? स्टैंडिंग वेव क्या होता है, कैसे बनता है, ऑलरेडी वी हैव स्टडीड दिस थिंग्स, बट आई विल टेक यू थ्रू रिवीजन क्योंकि बहुत ज्यादा वक्त हो गया है पढ़े हुए। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि स्टैंडिंग वेव होता क्या है। ठीक है, सो व्हाट इज स्टैंडिंग वेव? बेसिकली स्टैंडिंग वेव कैसे बनता है? फॉर दैट यू रिक्वायर टू वेव्स, ठीक है, टू आइडेंटिकल वेव्स such that they are traveling in opposite direction. So suppose you are taking one wave like this, okay, it is going forward in this direction, then another wave you will take as this, which is going in the backward direction in this sense, such that these two waves are identical. कहने का मतलब इनका wavelength, frequency, amplitude, everything is what? Same. That is why they are identical. If you are calling two waves identical, it means उनका सारा parameters क्या है? Same है. So that being amplitude, wavelength and frequency. ठीक है? Now they are moving in the same media, and when these two waves will combine or will come together and combine, then they form a steady wave pattern, जिसको तुम लोग क्या बुलाए थे? स्टैंडिंग वेव बुलाते हैं हम लोग। और क्यों स्टैंडिंग वेव बुलाते हैं? Why it is standing? तो उसको देखते हैं हम लोग। जैसे सपोज करो फर्स्ट वेव को मैंने लिया ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, बिकॉज इट इज मूविंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, के एक्स माइनस ओमेगा टी। सेकेंड वेव को चलो बुला लो ए साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी। आई हैव ऑल्सो टॉट यू पीपल about superposition principle that tells how to add waves. So simply when we have to add waves, what we do? Simple, we scalar addition we go with. So यहाँ पे y1 plus y2 करेंगे, and when you will add it, sin a plus sin b का फॉर्मूला लगाओगे, तुम लोगों को पता होगा what you have got already. So you all must have got 2a sin kx cos omega t. ठीक है, कुछ ऐसा आया। डन। नाउ यू ऑलरेडी नो स्टैंडर्ड वेव इक्वेशन आप कैसे लिखते हो? स्टैंडर्ड वेव इक्वेशन आप लिखते हो y इज इक्वल टू a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, काइंड ऑफ समथिंग। सो यहाँ पे जो एक टर्म होता है उसको क्या बुलाते हैं? एम्पलीट्यूड बुलाते हैं। एंड रेस्ट वी से दैट कि दिस amplitude is a and this y is varying as a sin kx minus omega t. अगर इस इक्वेशन को तुम रीड करो जो हमें अभी दोनों को ऐड करके मिला है, here you can see this is one term, sin का term, and this is another term. Done. Now separately we need to read them very carefully. So 2a sin kx, if you read, this 2a is a constant. This is what? This is a constant, and this sin kx will be constant if you are making x फिक्स्ड, और इफ यू आर फिक्सिंग द एक्स। अगर तुमने एक्स को फिक्स कर दिया तो साइन के एक्स क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। एक्स को फिक्स करने का क्या मतलब है? एक्स को फिक्स करने का मतलब ये है कि सपोज कर लो मैंने ये लिया कि यहाँ पे ये स्ट्रिंग था, ये स्ट्रिंग है और दोनों ही स्ट्रिंग दोनों एंड पे क्या है? फिक्स है। तुमने क्या किया? इन दोनों वेव्स को, ये जो दोनों वेव्स हमने लिया है y1 y2, these two waves were generated on this same string. Done. So इसी सेम स्ट्रिंग पे ये दोनों वेव थे, और ये दोनों वेव जो इस स्ट्रिंग पे थे और वो मिले आपस में। सो व्हेन दे विल मीट दे विल फॉर्म y1 plus y2। ठीक है, एंड इन दिस स्ट्रिंग वी विल सी y1 plus y2, क्योंकि इस स्ट्रिंग पे y1 एग्जिस्ट, टू एग्जिस्ट, सो दे विल एग्जिस्ट एज समेशन, है ना? तो in this on this string you will get y1 plus y2 and you will see patterns like something. सपोज कर लो कुछ ऐसा दिख रहा है। सपोज अगेन मेरी डायग्राम थोड़ी खराब हो जाती है, यहाँ पे एम्पलीट्यूड अलग अलग दिख रहा है जो कि अलग अलग नहीं होगा। ठीक है, दे विल बी सेम। सो यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर लो। ठीक है, सो y1 plus y2 is looking like this. I'm going to interpret this thing, okay, जो हमें मिला है 2a sin kx को पहले समझते हैं। तो सपोज कर लो here
this I'm taking as y axis, and this I'm taking as x axis. So here is the origin 0 0. If I take any point, suppose कर लो मैंने यहाँ पे ये point को लिया, sorry that color is not visible. So मैंने कौन से पॉइंट को लिया, मैंने इस पॉइंट को लिया, एंड हियर x का सम वैल्यू इज देयर. सो सपोज कर लो दिस x इज इक्वल टू x1. सो इफ आई टॉक अबाउट x इक्वल टू x1, at x equal to x1 you can say the wave pattern will look like this. कहने का मतलब कि the atom of rope which is here will oscillate in this pattern. Then so if I fix x, that is here x1, in that case x को fix कर दिया, x1 हो गया, 2a sin k x1 will be a constant value, and that constant value will be basically the amplitude of rope element at x1. समझ रहे हो? So 2a sin kx is what? 2a sin kx is basically amplitude. Amplitude of what? Amplitude of various x points. Done? So if you are going to change the x, amplitude will change. Done? अब आप देखो जो y1 plus y2 है वो y1 से कैसे different है? In case of y1, wave was traveling. ठीक है? It was traveling in this direction, and every point on the rope will have same amplitude, that is equal to a. But in case of y1 plus y2, first of all, wave is not a traveling wave, it is a standing wave. It means this wave pattern जो दिख रहा है ना तुम्हें, ये यहाँ पे ही sustain रहेगा, contained होगा. जैसे तुमने जब भी तुम एनर्जी देते हो, एनर्जी ट्रेवल्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, बट इन केस ऑफ अ स्टैंडिंग वेव एनर्जी इज नॉट ट्रेवलिंग, इट इज packed inside that region, it is contained inside that region. Okay, so यहाँ और भी differences मैं आगे बताऊंगी. You all must have studied this, I guess. That is why I'm going in a bit different way. Okay, so यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखो तो पहला conclusion हमें ये मिला कि 2a sin kx is amplitude. Done. And this amplitude looks like variable. If we are changing x, 2a sin kx will change, and changing x meaning different point on the rope will have different amplitude. First thing. And second thing, what this cos omega t talks about. So again, if I fix x, suppose कर लो मैंने यहाँ पे x को fix किया, ये x का value कुछ भी x dash ले लो. So that atom on the rope at position vector x dash will oscillate like this. ठीक है, यानी कि different times पे it will be at different y value. ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट जो है ना वो ऑक्सीलेट कर रहा है, ये पॉइंट ऐसे ऐसे ऑक्सीलेट कर रहा है. देन दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई. सो एट डिफरेंट टाइम इट्स वैल्यू ऑफ वाई will be different, and that different value of y will get guided by cos omega t. ठीक है, ये cos omega t उसको गाइड करेगा. सो ओवरऑल अगर तुम लोग कंफ्यूजन को हटा दो तो तुम्हें ये समझ में आएगा कि जो स्टैंडिंग वेव है ना, स्टैंडिंग वेव वो क्या है? दैट इज बेसिकली वेव कंटेन्ड इन अ रीजन, दैट्स नॉट ट्रैवलिंग. And second thing, if it is not traveling, it means every element of the rope is in simple harmonic motion with different amplitude. ठीक है, समझ गए सब लोग? किसी को डाउट है इसमें? You all have gone through it, right? Anyone having any doubt? If you have, you can let me know also. ठीक है, कुछ भी डाउट हो तो तुम मुझे बता सकते हो. ओके दिव्यांश, ठीक है. सो ओके, P equal to Suma, what do you want to say? Okay, so left, C or he. Okay, Naresh, thank you. So now let's move on to the terminologies जो कि आपने फिर से पढ़ा होगा. So what is node basically? ठीक है, so in standing wave, point at which amplitude is 0 are called nodes and represented by n. जैसे अभी मैंने example लिया था, these strings were fixed, and if a string is fixed, you all must have studied in the starting of the class कि जिस पॉइंट पे स्ट्रिंग फिक्स होगा उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, यानी कि वहां पे वेव डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं कर पाएगा. सो दिस पॉइंट
the point that is fixed will always have zero disturbance, that is zero displacement. Okay, so if I say wave, Suma, you were saying something. अगर देखो ऐसा भी वेव बन सकता है ना, ठीक है, जैसे दो स्ट्रिंग फिक्स कर दिए हो तो स्टैंडिंग वेव बनने का बहुत सारे तरीके, ऐसा भी हो सकता है या फिर ऐसा भी हो सकता है जैसा मैंने बनाया था अभी अभी, अगेन ये दोनों अनइक्वल दिख रहा है, इक्वल होगा, ठीक है। सो यहाँ पे आते हैं, अब देखो यहाँ पे स्टैंडिंग वेव ना बहुत सबसे इंटरेस्टिंग फिनोमेना है स्टैंडिंग वेव, इसको विजुअलाइज करना बहुत जरूरी है। देखो मैं बार बार इस पॉइंट को स्ट्रेस करूंगी। अब तुम यहाँ पे देखो, इफ आई से स्ट्रिंग का ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, एवरी पॉइंट ऑन द स्ट्रिंग इज इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। कैसा मोशन? सिंपल हार्मोनिक। किस डायरेक्शन में? ऐसे, ठीक है। सो अगर मैं इसको पॉइंट वन बोलूं तो पॉइंट वन मैक्सिमम कितने वाई डिस्टेंस तक जा रहा है? इतना, यहां तक जा रहा है ना पॉइंट वन, in upward and backward direction. Point 2, if I talk about maximum, it will move up to this and minimum up to this. And if I take another 3 point here, maximum up to this and minimum up to this. So all these points are in simple harmonic motion such that their amplitudes are different. है ना, amplitude y का वैल्यू हर पॉइंट के लिए क्या है? मैक्सिमम y का वैल्यू हर पॉइंट के लिए क्या है? डिफरेंट है। सो ऑल these points have different amplitude. Now जो मिनिमम एम्पलीट्यूड वाले पॉइंट्स होंगे उनको क्या बुलाते हैं हम लोग? उनको बुलाते हैं नोड्स। सो हियर देयर आर टू नोड्स, है ना। कितने नोड यहाँ पे दिख रहे हैं तुम्हें? टू। एक तो ये होगा नोड और दूसरा ये होगा नोड। यही दोनों वो पॉइंट है जिनका डिस्प्लेसमेंट जीरो है। सो इफ y इक्वल टू जीरो, y ऑल पॉइंट्स हैविंग y इक्वल टू जीरो ऑलवेज, ठीक है, दैट इज कॉल्ड व्हाट? नोड। सो हियर देयर आर टू नोड्स। अगर मैं इस डायग्राम की बात करूं तो ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट का क्या होगा डिस्प्लेसमेंट? हमेशा जीरो। सो तीन नोड दिख रहे हैं। डन। सो नोड मीन्स पॉइंट ऑफ जीरो डिस्प्लेसमेंट, एम्पलीट्यूड जीरो। अब आप एंटी नोड की बात कर लो, दैट इज जस्ट ऑपोजिट ऑफ व्हाट वी डिस्कस जस्ट नाउ। सो एंटी नोड का मतलब पॉइंट ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। सो इफ आई टॉक अबाउट द फर्स्ट diagram that I drew in the previous case. So maximum displacement वाला point कौन सा है? यही दिख रहा है ना ऐसे, ये maximum है, ठीक है। So there is only one point of maximum displacement. इतना डिस्प्लेसमेंट और किसी पॉइंट का नहीं है। इसका कम होगा, इसका कम होगा, इसका भी, इसका भी, इसका भी, ठीक है। सो स्टैंडिंग वेव, द पॉइंट एट विच एम्पलीट्यूड इज लार्जेस्ट आर कॉल्ड एंटीनोड्स एंड दे आर रिप्रेजेंटेड बाय ए, ठीक है। सो हियर कितने एंटीनोड्स हुए? एक, दिस थिंग। डन। अगर मैं दूसरा डायग्राम बनाकर दूं तुम लोगों को, आइडेंटिफाई करके मुझे अभी बताना कितने एंटीनोड्स यहाँ पे हैं, ठीक है। तो जल्दी से बताओ कितने एंटीनोड्स हैं, फास्ट। यस, योगा, दिव्यांश, दो है ना, दो एंटीनोड मिले, एक हो गया ये और दूसरा हो गया ये। यस, दार्सी, सभी लोग करेक्ट हो, वेरी गुड, थैंक यू। नाउ देखो यहाँ पे तुम लोगों को मैं सजेस्ट करूंगी, गो टू एच.सी. वर्मा। एच.सी. वर्मा का जो वेव का जो टॉपिक है ना, थ्योरी पढ़ना मत, ऑब्जेक्टिव 1 ऑब्जेक्टिव 2 में जाना। ऑब्जेक्टिव 1 ऑब्जेक्टिव 2 का ट्राई डूइंग क्वेश्चंस। If you are able to do that, it means you have understood the concept of traveling in standing wave. The clear difference you have understood. So उसका ऑब्जेक्टिव बहुत ही अच्छा होता है टू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट, एच.सी. वर्मा का, ठीक है। सो हमेशा करना। नाउ ट्रैवलिंग वेव जो हम लोग क्लास के स्टार्टिंग में पढ़ रहे थे, है ना, यहाँ पे डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ था एंड दैट डिस्टर्बेंस वाज ट्रैवलिंग वेयर? ट्रैवलिंग टू द फ्रंट। वो डिस्टर्बेंस ट्रैवल करके आगे जा रहा है। लेकिन स्टैंडिंग वेव क्या है? ये ट्रैवल नहीं करता, इट इज कंटेन्ड इन अ रीजन। जैसे देखो यहाँ पे जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट की जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है वो यहाँ तक है, और वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, दिस पॉइंट इज नॉट ट्रांसफरिंग टू द नेक्स्ट ऑफ इट्स एटम, क्योंकि इसके नेक्स्ट एटम का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इसके बराबर नहीं है। इट मीन्स दैट डिस्टर्बेंस इज नॉट गेटिंग ट्रांसफर टू द नेक्स्ट, that disturbance is contained in that region, and that is why हम कहते हैं, इसका नाम ही रखते हैं standing wave, means disturbance is standing over there, it's not traveling. Okay, so standing और traveling wave का ये मतलब है।
अब देखो, disturbance produced in region propagates with a definite velocity in case of traveling wave, and in case of standing wave, disturbance is not traveling, it is confined in the region, it is stored in the region. Okay. Third thing, the motion of all the particles are similar in nature. बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, तुम लोग ध्यान से इसको सोचो। अगर तुम ट्रैवलिंग वेव की बात करो, सपोज कर लो मैंने यहाँ पे बनाती हूँ, ठीक है, छोटा सा एक वेव बनाती हूँ, स्ट्रिंग लेती हूँ पहले। तो सपोज कर लो मैंने छोटा सा एक स्ट्रिंग लिया, ठीक है, सेम यहाँ के जैसा, फर्स्ट डायग्राम के जैसा, और ये जो पॉइंट है वो मूवेबल है, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या दिया, इसको एक डिस्टर्बेंस दिया, इस पॉइंट को क्या दिया, इस पॉइंट को डिस्टर्बेंस दिया, ठीक है। एंड दैट डिस्टर्बेंस, दिस पॉइंट विल ट्रांसफर टू इट्स नेक्स्ट एटम। सो जितना डिस्टर्बेंस हमने इसको दिया था, नेक्स्ट एटम भी उतना डिस्टर्बेंस अचीव करने का कैपेसिटी रखेगा। यानी कि थ्रू वॉट एवर फेज द फर्स्ट एटम विल गो, थ्रू द सेम फेज सेकेंड एटम हैज टू गो विथ, ठीक है। दोनों सेम सेम सिचुएशन से, मतलब अगर एक का जिंदगी में हैप्पीनेस और सौरो का एक सर्टेन ग्राफ रहा है, तो दूसरे के लाइफ में भी हैप्पीनेस और सौरो का सेम ग्राफ रहेगा, बिकॉज वन इज ट्रांसफरिंग इट्स एनर्जी टू अनदर। सिंपल है, ठीक है। सो द मोशन ऑफ ऑल पार्टिकल्स आर सिमिलर इन नेचर इन केस ऑफ ट्रैवलिंग वेव, बट इन केस ऑफ स्टैंडिंग वेव यू हैव सीन दैट डिफरेंट एटम्स ऑन द स्ट्रिंग विल हैव डिफरेंट डिफरेंट एम्पलीट्यूड। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, सो दैट इज गोइंग टू बी डिफरेंट, ठीक है। अब आप देखो, फोर्स में चले जाओ। देयर इज नो इंस्टेंट व्हेन ऑल द पार्टिकल्स आर एट द मीन पोजीशन टुगेदर। इन केस ऑफ ट्रैवलिंग वेव, देखो, जब ये एटम मैक्सिमा पे होगा, ये एटम जब मैक्सिमम पे होगा, तो इसके पास वाले एटम किसी दूसरे स्टेट में होंगे। डन। सो लाइक एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, जैसे ट्रैवलिंग वेव का अगर तुम स्नैपशॉट बनाओगे कोई भी एक टाइम पे, तो ऐसा दिखता है। इसका क्या मतलब होता है कि ये पार्टिकल यहाँ है, ये पार्टिकल मैक्सिमा पे है, ये पार्टिकल यहाँ है। मीन्स एट अ पर्टिकुलर टाइम टी, डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स आर एट डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस। डन। सेम टाइम पे हर पार्टिकल का स्टेटस क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। सो ऐसा कभी नहीं होगा कि सेम टाइम पे सारे पार्टिकल्स अपने मैक्सिमा पे हैं या अपने मिनिमास पे हैं। डन। बट in case of a standing wave, there is a situation where all particles cross their mean position together. वो सारे ही मीन पोजीशन क्या करते हैं, एक साथ क्रॉस करते हैं, है ना। ऐसा ऐसा तुम इक्वेशन से कैसे कह सकते हो, कह सकते हो क्या इक्वेशन से? यस, यू कैन से दैट। जैसे अगर तुम लोग कंफ्यूज हो रहे हो, तो आई कैन शो यू द इक्वेशन अगेन। एंड इफ यू रिमेंबर, इक्वेशन इज व्हाट, 2a sin kx cos omega t। चलो मैं यहाँ पे बताती हूँ। 2a sin kx, this is amplitude, and this is cos omega t. So this amplitude this amplitude will depend on x. Suppose you are fixing the x, and if you are fixing the x, that thing will vary now with cos omega t. मेरे कहने का ये मतलब है कि जैसे देख लो, स्ट्रिंग के ऐसे फिक्स किया, तुमने दो पॉइंट लिए, वन पॉइंट में ले रही हूँ, टू ले रही हूँ, वन का एम्पलीट्यूड में A1 ले लेती हूँ, टू का A2 ले लेती हूँ। सो वन पॉइंट के लिए अगर मैं y का वैल्यू लिखूं, तो y का वैल्यू मैं क्या लिखूंगी, A1 cos ओमेगा t, ठीक है। और 2 पॉइंट के लिए अगर मैं लिखूं y का वैल्यू, तो क्या लिखूंगी, A2 cos ओमेगा t, ठीक है। सो A1 इंटू कॉस ओमेगा टी। अब देखो, ये ओमेगा टी, ये लाइक जब यहाँ पे ये कॉस मैक्सिमा होगा, तो यहाँ भी कॉस मैक्सिमा होगा, क्योंकि दोनों का टाइम वाला फेज इज सेम, राइट। सो अगर फर्स्ट एटम अपने मैक्सिमा पे है, तो सेकेंड भी तुम्हें क्या दिख रहा है, काइंड ऑफ क्या कह सकते हैं, दे विल बी एट व्हाट, मैक्सिमा, है ना। अगर तुम्हारा ओमेगा टी 0 है, सपोज t इक्वल टू 0 तुमने लिया, तो t इक्वल टू 0 किया, तो y A1 हो गया, y2 क्या हो गया, y यहाँ पे A1 हुआ, और यहाँ पे क्या हो गया, A2। सो बोथ आर एट देयर मैक्सिमम, कह सकते हैं ना। सो ऑन सेम टाइम, यहाँ पे इसलिए लिखा हुआ है, आई जस्ट गिव यू वन एग्जांपल। सो ऑल द पार्टिकल्स क्रॉस देयर मीन पोजीशन टुगेदर। अगेन मीन पोजीशन इज कमिंग फ्रॉम SHM कॉन्सेप्ट।
5, energy is transmitted from one region of space to another in case of traveling wave, and in case of a standing wave energy का transfer नहीं होता है, that is stored in the region. So this is the difference. I hope you people have understood this thing. With this thing in mind, अब हम लोग देखो कुछ मोड्स होते हैं, कुछ टेक्निकल टर्म्स होंगे जिन्हें हमें सीखना है. तो कैसे सीखेंगे, चलो देखते हैं. So in the standing waves, the system cannot oscillate with any arbitrary frequency, but is characterized by a set of natural frequencies or normal modes of oscillation. ये तो मैंने सिंपल पढ़ दिया, इसका क्या मतलब है? ठीक है, इसका मतलब ये है कि जैसे तुम ध्यान से देखो, मैं अभी तक जो भी एक्सप्लेन कर रही थी स्टैंडिंग वेव में, आई वाज ड्राइंग सम डायग्राम. अगर तुम ध्यान से देखो तो मैंने बोला था अगर स्ट्रिंग फिक्स है तो वे स्टैंडिंग वेव ऐसा भी बन सकता है. अगर स्ट्रिंग फिक्स है तो स्टैंडिंग वेव ऐसा भी बन सकता है. और अगर मैं और आगे जाऊं तो मैं ये भी कह सकती हूँ कि स्टैंडिंग वेव हमारा ऐसा भी बन सकता है. ठीक है, कुछ ऐसा. अब देखो तीनों ही केस में कॉमन क्या है, तीनों ही केस में कॉमन ये चीज है कि लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग इज सेम. लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग इज व्हाट, सेम. डन. If length of a string is same, now then distance between these 2 points in terms of wavelength in first diagram, in second diagram, in third diagram can be written as what? वेवलेंथ अगर तुम लोगों को याद हो तो हमने वेवलेंथ को कुछ ऐसा बोला था. एक वेव के लिए यहां से यहां तक के डिस्टेंस को हम क्या बुलाते हैं, लैम्डा. And if we are only talking about half of the wave, then distance between this and this point will be how much? Lambda by 2. So in first case, L equal to lambda by 2. ठीक है. And in second case, if you see, this is the complete waveform kind of. So length has to be equal to lambda. Done. अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि लेंथ लैम्डा बाय 2 के भी बराबर हो, लैम्डा के भी बराबर हो. This is contradictory, right? It means what? It means wavelength value is different in first diagram and wavelength value is different in second diagram. So first diagram में लिखोगे आप L equal to lambda 1 by 2. Second में क्या लिखोगे? L equal to lambda 2. और third में क्या लिखोगे? यहां से यहां तक lambda 3 और ये lambda 3 by 2, यानी कि 3 lambda 3 by 2. ठीक है, डन. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये हुआ कि वेवलेंथ अलग अलग है. वेवलेंथ अलग अलग मीन्स फ्रीक्वेंसी अलग अलग होगा, क्योंकि इफ यू आर कीपिंग मीडिया सेम, स्ट्रिंग सेम है, स्ट्रिंग सेम मास पर यूनिट लेंथ का स्प्रिंग लिया है, स्ट्रिंग लिया है तुमने, सेम टेंशन है, सो वेलोसिटी इज सेम. डन. और वेलोसिटी, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन क्या होता है? इफ यू रिमेंबर, क्या होता है? v by lambda equal to क्या लिखते हो? Frequency. Done. So if lambda is changing, keeping velocity constant, then frequency will also change, right? And that is why it is said in the statement कि standing wave में system can't oscillate with any arbitrary frequency, but is characterized by a set of natural frequency. जैसे first case में natural frequency lambda 1 से calculate करेंगे, second में lambda 2 से कैलकुलेट करेंगे, एंड थर्ड केस में ऐसे. मतलब हमें कौन कौन सा फ्रीक्वेंसी मिला, हमें कौन कौन सा वेवलेंथ मिला? लैम्डा 1 इक्वल टू 2L, लैम्डा 2 L, lambda 3 2L by 3. So 3 wavelengths we are getting. Done. And these 3 wavelengths are unique wavelength. Not all wavelengths we will get 1 2 3 4 5 6. We will get wavelength lambda 1 such that it is equal to 2L, lambda 2 such that it is equal to L, lambda 3 such that it is equal to 2L by 3. So we are getting unique set of wavelength. It means we will get unique set of frequencies, and that is why it is called natural frequency, और इसको हम बुलाते हैं normal modes of oscillation. ठीक है. So we will learn this normal modes of oscillation. We will learn कि frequency को हम कैसे कैसे लिख सकते हैं. ठीक है, चलो आगे देखते हैं. सो आज का क्लास अभी से स्टार्ट हो रहा है. 25 मिनट हमें लग गया रिवाइज करने में चीजों को. अब देखो क्या करना है हमें आज की क्लास में, क्या पढ़ना है हमें? स्टैंडिंग वेव्स इन अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग. हम लोग स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग में देखेंगे कि स्टैंडिंग वेव कैसे बन रहा है, उसके नेचुरल फ्रीक्वेंसीज को पढ़ेंगे, एंड स्टैंडिंग वेव्स इन अ एयर कॉलम में भी पढ़ेंगे. ठीक है, तो चलो पहले स्ट्रिंग से स्टार्ट करते हैं. स्टैंडिंग वेव्स ऑन अ स्ट्रिंग. सो अब तक तो तुम लोग को बहुत समझ में आ गया होगा.
स्ट्रिंग कैसे कैसे रख सकते हैं, जब भी हम पढ़ेंगे हम दो चीज को पढ़ेंगे, ठीक है। फर्स्ट केस हम ये लेंगे, इन द फर्स्ट केस व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस, वी विल कीप अ स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड, यहाँ भी फिक्स है और यहाँ भी फिक्स है। और सेकंड केस में हम क्या करने वाले हैं, सेकंड केस में हम ये करेंगे कि यहाँ तो फिक्स कर दिया लेकिन यहाँ पे एक रिंग डाल दिया, मीन्स दिस इज फिक्स एंड दिस इज नॉट फिक्स्ड, ठीक है। Then this is second case, and in each case we will read uh, how standing waves will get generated. Again देखो, फिक्स करने का मतलब क्या है और नॉट फिक्स करने का मतलब क्या है। सो फिक्स करने का मतलब ये है, इफ any point that is fixed will have zero displacement, so they will be node or anti node. जो फिक्स है वो क्या होगा, हमेशा नोड होगा या एंटी नोड होगा, जल्दी से बताओ। इन केस ऑफ स्टैंडिंग वेव जो फिक्स है उसको क्या बोलोगे, नोड या एंटी नोड? कम ऑन गाइस। यस, यस नरेश, हेमा, वेरी गुड। सो ये यहाँ पे ये नोड हो गया, ये नोड हो गया, ठीक है। दिव्यांग, स्टीफन, यस। सो जब तुम्हें पता चल गया कि ये दोनों नोड है, तो तुम जो भी डायग्राम बनाओगे, while making that diagram you will keep in mind कि you have to always keep these 2 points as node. So diagram first केस के लिए क्या क्या हो सकता है, जो अभी हम करते आए थे। फर्स्ट तो ऐसा बनेगा, दूसरा ऐसा बन सकता है, तीसरा सो ऑन, ठीक है। अगर सेकंड केस की मैं बात करूं तो सेकंड केस में मुझे क्या करना है, दिस विल बी नोड बट दिस इज नॉट फिक्स्ड, दिस इज नॉट rigid, so this point can move, it means it can achieve anti-node situation. So in this case if I'm going to draw, then my first waveform, इस point को तो मुझे हमेशा node रखना है, left hand and right hand can be anti-node. Then so first waveform can look like this, the one in the diagram you're seeing, ठीक है। सॉरी, मैंने ये डायग्राम गलत बनाया, इसको थोड़ा और सुंदर बना सकते हैं, है ना। You know, JB Ramnagar is here. I have one interesting thing to share. If you are yes, तो बता दो मुझे। ओके, नहीं हो क्या, चलो ठीक है। सो फर्स्ट केस में जो फर्स्ट डायग्राम होगा, दिस पॉइंट विल बी फिक्स, सो दिस पॉइंट आई हैव फिक्स, दिस इज नोड, एंड दिस पॉइंट will be not fixed, it can be anti node, so इस पॉइंट को मैंने क्या बना दिया, एंटी नोड। सेकेंड डायग्राम कैसा दिख सकता है, सेकेंड ऐसा दिख सकता है, ठीक है। कहने का मतलब तुम्हें ध्यान में क्या रखना है, तुम्हें ध्यान में ये रखना है कि फर्स्ट पॉइंट इज ऑलवेज नोड एंड द एंड अनदर एंड पॉइंट इज ऑलवेज एंटी नोड, ठीक है। सो इन चीजों को हम ध्यान में रखेंगे और आगे चल के हम लोग टर्म्स को सीखेंगे। तो क्या टर्म्स है, पहले हम पढ़ने जा रहे हैं, बोथ एंड्स ऑफ द स्ट्रिंग आर फिक्स्ड। तो चलो अब बनाते हैं, ये एल लेंथ का हमने स्ट्रिंग ले लिया, फिक्स कर दिया। फिक्स करने का मतलब फिक्स पॉइंट इज नोड, डन है। नाउ जो सबसे मिनिमम फ्रीक्वेंसी, द लोवेस्ट पॉसिबल नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ सिस्टम, उसको क्या बुलाते हैं, फंडामेंटल मोड और फर्स्ट हार्मोनिक। देखो व्हाट इज इंपॉर्टेंट हियर इज टर्म्स। सो फंडामेंटल मोड और फर्स्ट हार्मोनिक किसको कहते हैं, जो लोवेस्ट पॉसिबल नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो एक्साइट होगा। और लोवेस्ट पॉसिबल नेचुरल फ्रीक्वेंसी के लिए तुम्हें वेवलेंथ को क्या रखना पड़ेगा, इफ यू रिमेंबर, velocity by wavelength is what, frequency. If you have to what, जैसे देखो, चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं, उससे ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। एक काम करते हैं, वी नो दैट मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू नोड इज हाउ मच, लैम्डा बाई टू। क्योंकि जो मिनिमम, जो पहला डायग्राम हम बना सकते हैं वो हमारा डायग्राम कैसा दिखेगा, वो ऐसा दिखेगा। और इस डायग्राम के अकॉर्डिंग एल विल बी इक्वल टू हाउ मच, लैम्डा बाई टू। Then so first mode that can be excited will look like this, जो तुम्हें अभी डायग्राम में दिख रहा है, and according to this L will be equal to how much, lambda by 2। और अगर तुम्हें पता है L पता है,
और L आ रहा है lambda by 2 के, then you can calculate the frequency of this mode, that is frequency of first harmonic, that is fundamental mode का frequency. So उसी को calculate करेंगे अभी हम लोग, ठीक है. सो क्या लिखोगे तुम सबसे पहले, L इक्वल टू लैम्डा बाई 2. सो L को लैम्डा बाई 2 तुमने लिख दिया, लैम्डा कितना हो गया, 2L हो गया, ठीक है. और हमें पता है वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ. सो सी बाई, यानी कि वेलोसिटी बाई लैम्डा को क्या लिखते हैं, फ्रीक्वेंसी लिखते हैं ना. यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को म्यू से डिनोट किया है. सो वेलोसिटी इज म्यू लैम्डा, लैम्डा इज वेलोसिटी बाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है. सो यहाँ पे लैम्डा को आप क्या लिख दो, velocity by frequency. So if you are going to write it, lambda equal to velocity by mu, that is frequency. Yes, Darcy, very good. So frequency will look like what, v by 2l. यानी कि जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, जो फर्स्ट हार्मोनिक का फ्रीक्वेंसी है, वो कितना है, v by 2l, ठीक है. अब हम लोग यहाँ पे वेलोसिटी के वैल्यू को पुट कर सकते हैं. तुम लोग पढ़े होगे कि जब स्ट्रिंग पे विच काइंड ऑफ वेव इज ट्रांसवर्स वेव को जब हम जनरेट करते हैं तो उसकी वेलोसिटी कितनी होती है, उसकी वेलोसिटी होती है टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग डिवाइडेड बाय मास पर यूनिट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, टी बाई म्यू. सो वेलोसिटी का वैल्यू आप लिख सकते हो टी बाई म्यू, और इट विल बी गिवन इन द क्वेश्चन, और वट एवर वैल्यू इज गिवन यू जस्ट पुट इट देयर, एंड फ्रॉम देयर यू विल गेट व्हाट, you will get first frequency, that is fundamental frequency, is equal to 1 by 2l into velocity, that is into root under t by mu. So this is what, this is your fundamental frequency और first harmonic का frequency, ठीक है. अब चलो सेकेंड केस क्या होगा, सेकेंड केस के लिए हमें सेकेंड हार्मोनिक मिलेगा और उसको बुलाते हैं फर्स्ट ओवरटोन, ठीक है. ये याद रखना, फर्स्ट ओवरटोन डजंट मीन फंडामेंटल मोड. फर्स्ट ओवरटोन मीन्स सेकेंड हार्मोनिक, नॉट फर्स्ट हार्मोनिक, ठीक है. सो फर्स्ट ओवरटोन कैसा दिखेगा, डायग्राम कैसा दिखेगा, मुझे ऐसे मिलेंगे, ऐसा डायग्राम हम बना सकते हैं, ठीक है. इस केस में हमें क्या दिख रहा है, ये नोड हुआ, ये एंटी नोड हुआ, नोड एंटी नोड, नोड, यू ऑलरेडी नो दिस थिंग्स. नाउ दिस इज लैम्डा, राइट. सो L इक्वल टू, अब आप क्या लिखोगे, लैम्डा, this whole is what, lambda. So L equal to lambda, again same thing करो. lambda को क्या लिख सकते हो, like velocity by frequency. So यहाँ पे frequency क्या हो गया, v by l, v का वैल्यू आप पुट कर दो t by mu. So 1 by l root under t by mu, done. And this is your what, this is your first overtone और second harmonic. Similarly अगर तुम्हें थर्ड हार्मोनिक निकालना है तो थर्ड हार्मोनिक के लिए डायग्राम कैसा मिलेगा, ऐसा मिलेगा, क्योंकि हमें फिक्स क्या रखना है, ये पॉइंट नोड होना चाहिए, ये नोड होना चाहिए. कीपिंग दिस इन माइंड, हाउ यू कैन ड्रॉ द डायग्राम, दैट इज व्हाट यू हैव टू डू, ठीक है. सो ऐसा दिखेगा. अब देखो यहां से यहां तक ये कितना किसके बराबर होगा, लैम्डा बाई लैम्डा, सॉरी नहीं, यहां से सही से देखो, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा, दिस विल बी इक्वल टू लैम्डा, and from here to here the distance will be lambda by 2. So total distance is how much, lambda plus lambda by 2, and that is equal to 3 lambda by 2. Now 3 lambda by 2 is equal to L. Again lambda का value आप put कर दो, v by mu, mu you will get as 3v by 2L, and this is 3 by 2L root under t by mu. So this is second overtone third harmonic, ठीक है. अगर फॉर्मूला को जनरलाइज करना है, दैट इज nth हार्मोनिक की अगर मैं बात करूं तो देखो, फर्स्ट के लिए फ्रीक्वेंसी कितना आया था, 1 by 2l t by mu. सेकंड कितना आया था, 1 by l, यानी कि 2 by 2l t by mu. और थर्ड कितना आया है, 3 by 2l t by mu. So here it is 1, here it is 2, here it is 3. What can be the generalized formula? Generalized formula you can write as mu n, that is frequency of nth harmonic, that is n minus 1th overtone will be equal to n by 2l root under t by mu. So if a string is fixed at both ends, in this case the general formula for all natural frequencies will be equal to how much, n by 2l t by mu. If you have to like if you talk about first overtone, for that n will be equal to 2. Third overtone,
n इक्वल टू व्हाट, फोर्थ, ठीक है। सो उस तरह से तुम ध्यान करके सारी चीजों को पुट करना। ओवर है? किसी को डाउट है यहां तक? इफ यू हैव देन लेट मी नो। एनीवन, एनी डाउट? No doubt. Am I audible? Am I visible? Is my screen clear? Can you see whatever is written there on the board? Hello, anyone? Anything? Yes, Naresh. Thank you. देखो, this is all art of getting yes, no or whatever out of my students. Yoga. Yes. चलो आगे बढ़ते हैं. One end of the string is free. Okay? इसमें क्या होगा? अब देखो सेकंड केस जो मैंने बताया था वही है ना. यहाँ पे जो वेव, जो स्टैंडिंग वेव बनेगा वो कैसा दिखेगा? ये नोड होगा, ये एंटी नोड. Why anti node? Because this is free to move. This is not fixed. So here, first harmonic, or you can say fundamental mode will look like this diagram. Second diagram जो तुम्हें दिख रहा है, ठीक है. So this end will be node, this will be anti node. Keeping that in mind, first diagram that you can make, first possible diagram that you can make will look like this. ठीक है. It means what? What will be the distance between this point and this point for first harmonic? क्या होगा? लैम्डा बाई 4. क्योंकि देखो ये कुछ ऐसे एक्साइट हो रहा है, ठीक है. ऐसे कहने का मतलब वेव, एक कंप्लीट वेव का वो कितना पार्ट हुआ? यहां तक ही गया ना, है ना. सो दिस होल इज व्हाट? लैम्डा. यहां तक कितना होगा? लैम्डा बाई 2. और इसका भी हाफ हो गया यहां तक, यानी कि लैम्डा बाई 4. सो दिस होल लेंथ विल बी इक्वल टू लैम्डा बाई 4. यानी कि इट कैन इक्वेट लेंथ एज लैम्डा बाई 4. So fundamental mode of first harmonic in case of one end of the string is free. कैसे बनाओगे? कुछ ऐसा, ठीक है. L इक्वल टू क्या मिलेगा? लैम्डा बाई 4. देखो ट्रिक बस यहीं तक है कि तुम्हें डायग्राम कैसे कैसे बनाने हैं, कुछ नाम याद रखना है. उसके बाद नाउ यू जस्ट नीड टू पुट द फॉर्मूला. लैम्डा का वैल्यू क्या रखोगे? v बाई म्यू, ठीक है. सो v बाई म्यू इफ यू आर गोइंग टू पुट म्यू इक्वल टू हाउ मच? v बाई 4l. सो v का वैल्यू अगेन तुम सेम पुट करोगे, रूट अंडर t बाई म्यू. व्हाट यू आर गोइंग टू गेट? Fundamental frequency, that is first harmonic, will be equal to 1 by 4l t by root under mu. अब हम किधर बढ़ेंगे? सेकेंड हार्मोनिक की तरफ. सेकेंड डायग्राम कैसा बनाना होगा? वी विल ट्राई टू ड्रॉ द डायग्राम advancing one step ahead, keeping in mind first end is fixed, another is not. So अब आप क्या कर सकते हो? You can draw it like this, है ना, कुछ ऐसा. Now यहां से यहां तक कितना है? Lambda by 2, because this is half of the wave and this is 1/4 of the wave. यहां से यहां तक, so this is lambda by 4 and this is lambda by 2. Done. So 2 into 2 कर लो, 2. So this is 2 lambda by 4. This is lambda by 4. Whole will be equal to 3 lambda by 4. यानी कि जो तुम्हारा L है वो किसके बराबर है? 3 लैम्डा बाई 4 के बराबर है. डन. नाउ अगेन यू डू द सेम थिंग. लैम्डा को क्या लिखोगे? लैम्डा इज व्हाट? वेवलेंथ. वेवलेंथ को क्या लिखते हैं? वेलोसिटी बाई फ्रीक्वेंसी. पुट इट हियर. फ्रीक्वेंसी को क्या लिखोगे? 3v बाई 4l. वेलोसिटी को क्या लिखोगे? रूट अंडर t बाई म्यू. एंड दिस इज डन. सो थर्ड हार्मोनिक. ओके, व्हाई इट इज थर्ड कॉल्ड? नो, दिस इज ओके. एक्चुअली यहाँ पे देखो, अब नाम में कंफ्यूज नहीं होना है. इसको क्या बोला? याद रखना तुम लोग इस चीज को भी. फर्स्ट डायग्राम में जाओ, फंडामेंटल मोड और फर्स्ट हार्मोनिक. लेकिन यहाँ पे सेकंड हार्मोनिक जैसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती. यहाँ पे सेकंड हार्मोनिक जैसी चीज कोई एग्जिस्ट नहीं करती. थर्ड हार्मोनिक बुला रहे. अगेन क्यों बुला रहे? क्योंकि देखो हमें फर्स्ट फ्रीक्वेंसी क्या मिला था? v बाई 4l मिला ना. डन. सेकेंड फ्रीक्वेंसी हमें क्या मिल रहा है? 3v बाई 4l मिला. हमें कुछ 2v बाई 4l नहीं मिला है. डन. सो ऑड में मिल रहा है. ये 1 है, ये 3 है. थर्ड देखते हैं क्या, नेक्स्ट डायग्राम देखते हैं क्या होगा. उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू क्या आएगा. लेट्स सी.
Important thing, this is not second harmonic, this is third harmonic. Okay, okay, एक काम करती हूँ मैं, नेक्स्ट तो यहाँ दिया नहीं है, बट नेक्स्ट मैं बना के दिखाती हूँ, ठीक है। सो अगर मैं बात करूं सेकंड ओवरटोन की, तो सेकंड ओवरटोन मेरा कैसा जाएगा, एक काम करते ऐसे बनाते हैं, ठीक है। ये ऐसा, वाह, मैंने बहुत अच्छा डायग्राम बनाया है ना। अब आप ध्यान से देखो, यहां से यहां तक लैम्डा बाई टू, यहां से यहां तक अगेन लैम्डा बाई टू, सो दिस होल इज लैम्डा, एंड दिस इज हाउ मच, दिस इज लैम्डा बाई फोर, ठीक है। सो टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कितना हो गया, 5 लैम्डा बाई फोर, एंड नाउ यू विल इक्वेट 5 लैम्डा बाई फोर टू व्हाट, एल, ठीक है। सो लैम्डा को क्या लिखोगे, 4l बाई 5, अगेन लैम्डा को क्या लिखते हैं हम लोग, v बाई म्यू, मैं एफ लिखती हूँ चलो, क्योंकि v और म्यू को मैं डिफरेंशिएट करके लिख नहीं पाऊंगी, मेरी हैंडराइटिंग भी इतनी अच्छी नहीं है। फ्रीक्वेंसी को क्या लिखोगे, 5v बाई 4l, यानी कि अगर मैं सेकेंड ओवरटोन की बात करूं, तो सेकेंड ओवरटोन का फ्रीक्वेंसी क्या आ रहा है 5v बाई 4l, यानी कि फर्स्ट हार्मोनिक का फ्रीक्वेंसी था v बाई 4l, थर्ड हार्मोनिक यानी कि फर्स्ट ओवरटोन 3v बाई 4l, और सेकेंड ओवरटोन यानी कि उसको बोलोगे फिफ्थ हार्मोनिक, दैट इज 5v बाई 4l। फर्स्ट सेकेंड थर्ड हार्मोनिक की बात क्यों नहीं हुई है, क्योंकि यहाँ पे हमेशा ऑड नंबर में वैल्यूज आ रहे हैं, 1v बाई 4l, 3v बाई 4l, 5v बाई 4l, एंड दैट इज व्हाई वी विल से ओनली ऑड हार्मोनिक्स एग्जिस्ट हियर, इवन हार्मोनिक्स आर नॉट देयर, ठीक है। चलो, सो जनरल फॉर्मूला इफ वी कम टू, जैसे देखो 2n माइनस वन एथ हार्मोनिक, सो n का वैल्यू 1 रखोगे तो फर्स्ट हार्मोनिक होगा, n का वैल्यू 2 रखोगे 3, n का वैल्यू 3 रखोगे फिफ्थ, डन। जनरल फॉर्मूला क्या होगा, जनरल फॉर्मूला विल बी 2n माइनस वन बाई 4l रूट अंडर t बाई म्यू, डन। सो ओनली ऑड हार्मोनिक्स एग्जिस्ट हियर। और फर्स्ट केस में हमने क्या देखा था, फर्स्ट केस में जब स्ट्रिंग का दोनों एंड फिक्स था, हमारा जनरल फ्रीक्वेंसी क्या आया था, nb बाई 12, याद है ना। n का वैल्यू क्या था, 1 2 3 4 5 काइंड ऑफ, डन। सो हियर ऑड इवन हार्मोनिक दोनों ही एग्जिस्ट कर रहा था, यहाँ पे सिर्फ क्या होगा, ऑड होगा, ठीक है। एनीवन हैविंग एनी डाउट टिल नाउ, अंडरस्टैंडिंग ऑड एंड इवन हार्मोनिक्स? Come on. No. Okay, नरेश, ठीक है, थैंक यू। यानी कि हम लोग का स्ट्रिंग का सेक्शन खत्म हो गया, वी आर डन विथ स्ट्रिंग। सो इफ नाउ यू गेट क्वेश्चन फ्रॉम स्टैंडिंग वेव ऑन अ स्ट्रिंग, be a string fixed on both sides or a string fixed on one side and free on another side, you will be able to answer questions. Now you also understand fundamental mode का मतलब, you understand overtone. Fundamental mode is never first overtone. First overtone start from next harmonic. ठीक है, ये सबको पता है। And when a string is fixed on both ends, we get both even and odd harmonic. When a string is fixed only on one end and free on another, we only get odd harmonics. Okay? So उसको तो हमने रैप अप कर दिया। अब क्या है, वेव्स एयर में भी जनरेट होते हैं, जैसे साउंड वेव तुमने पढ़ा था। सो इफ यू आर स्पीकिंग and if person in front of me is listening to my voice, it means my voice is traveling from me to that person, right? और वो जब wave travel कर रहा है, that is a longitudinal wave traveling through air. And suppose कर लो कि one longitudinal wave is going from me to that person, and also another same identical wave is coming from that person to me. So they are traveling in opposite direction. What will happen? They will meet together and form a standing wave. ठीक है। तो उसी चीज को अब हम पढ़ेंगे। सो एयर कॉलम में भी हम लोग इसको जनरेट करते हैं। अब देखो इसको थोड़ा सा और अच्छे से देखना। Now, standing wave can be set up in a tube of air as the result of interference between longitudinal sound waves traveling in opposite directions. ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, एक वॉइस इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है और सेम नेचर ऑफ वॉइस इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। जैसे when sound wave travels in a media, it travels by forming compression and rarefaction.
ठीक है, तुम्हें पता है कि क्या बनाता है, ये कॉम्प्रेशन बनाता है और रेयरफैक्शन बनाता है। कॉम्प्रेशन का मतलब क्या है? कॉम्प्रेशन मींस एरिया ऑफ हाई डेंसिटी, रेयरफैक्शन मींस एरिया ऑफ लोअर डेंसिटी। अगेन, जहां पे डेंसिटी हाई है वहां पे प्रेशर क्या होगा, हाई या लो? जैसे compression high density means air molecules will be close together, and if air molecules are close together, in that region pressure will be high or low? मुझे ये बताओ। Anyone? Are you able to get me? सबने compression and rarefaction पढ़ा है ना? Longitudinal wave, more. यस, जहां पे कॉम्प्रेशन होगा मोर होगा, रेयर फैक्शन होगा लेस होगा। देखो अभी हमें ना प्रेशर वेव्स उतने पढ़ने नहीं है। मींस जो तुमने लॉन्गिट्यूडनल वेव के लिए इक्वेशन लिखा है ना डिस्प्लेसमेंट के टर्म में, लिखा था ना डिस्प्लेसमेंट के टर्म में, y इक्वल टू a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, सेम एज दैट। उस इक्वेशन को हम प्रेशर के टर्म में भी लिख सकते हैं, क्योंकि जब रेयर फैक्शन और कॉम्प्रेशन फॉर्म होता है तब प्रेशर वेरिएशन भी हो रहा है। कॉम्प्रेशन मीन्स हाई प्रेशर, रेयर फैक्शन मीन्स लो प्रेशर। ठीक है, सो हाई प्रेशर को हम क्या कह सकते हैं? हाई प्रेशर को कह सकते हैं एंटी नोड इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। कॉम्प्रेशन जहां पे हो रहा है वहां पे डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज लिटिल। ठीक है, वाई का वैल्यू कम है लेकिन प्रेशर वहां पे क्या है, ज्यादा है। अच्छा ठीक है, चलो आगे बढ़ते तो समझ में आएगा। द ओपन एंड ऑफ एयर कॉलम इज अप्रोक्सीमेटली डिस्प्लेसमेंट एंटी नोड एंड अ प्रेशर नोड। अब देखो इसमें क्या कहा गया, मैं तुम लोगों को अगर सिंपल शब्द में समझाऊं ना, तो एक काम करती हूँ, यहाँ पे मैंने एक फ्लूट लिया। फ्लूट जानते हो ना, बांसुरी, जिसको हिंदी में बांसुरी कहते हैं एंड इंग्लिश में फ्लूट कहते हैं। सो दिस इज अ फ्लूट। ठीक है, मैंने क्या किया, इस एंड को क्लोज कर दिया, यानी कि ये सॉलिड एंड है। ठीक है, और ये एंड हमारा क्या है, फ्री एंड है। ठीक है, नाउ इफ समवन इज प्लेइंग दिस फ्लूट, व्हाट विल हैपन? फ्लूट से आवाज आती है ना, काफी प्यारी और मीठी और अच्छी आवाज आती है। So what happens during that process actually, we are giving it disturbance in terms of sound, and that will create compression and rarefaction. ठीक है, अब देखो इस फ्लूट में जो पहला मोड ऑफ स्टैंडिंग वेव बन सकता है वो कैसा बनेगा, ये रिजिड एंड है। ठीक है, जो जो एंड तुम्हारा सॉलिड होगा एयर कॉलम के केस में उसको हम रिजिड एंड मानेंगे, और जो एंड ओपन टू एयर है उसको क्या मानेंगे, फ्री एंड मानेंगे। ठीक है, सो अगर मैं कॉम्प्रेशन रेयरफैक्शन की बात करूं तो मैं कुछ वेव, पहला वेव जो बनाऊंगी वो कुछ, यार गंदा बन रहा है, एक सेकेंड, गिव मी सम टाइम। सो कैसे बनाऊं? ओके, ये इसको टच नहीं करेगा। ओ माय गॉड, गिव मी सम टाइम, ओके। What I will do first, I will draw this. After that, I will draw the flute. So यहाँ पे देखो ये कुछ ऐसा हुआ, डन, कुछ ऐसा बनेगा। यहाँ पे हमेशा डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट का, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का हमेशा नोड होगा, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा, एंटी नोड होगा। क्यों हो रहा है पता चल रहा है ना तुम लोगों को, क्योंकि यहाँ पे एयर पार्टिकल्स है नहीं, दिस इज अ सॉलिड पार्टिकल्स, क्योंकि वो सॉलिड का लेयर है, और सॉलिड पार्टिकल्स में डिस्प्लेसमेंट यू कांट जनरेट बाय साउंड थिंग, साउंड मीन्स यू कैन, बट इन, जैसे अगर तुम्हारा साउंड वेव है, यहाँ पे एयर था और यहाँ पे सॉलिड है। ठीक है, सो एयर के केस में क्या होगा, एयर के पार्टिकल्स क्या होते हैं, काफी इजीली डिस्प्लेसेबल है ना, उनको तुम काफी इजीली कंप्रेस कर सकते हो और रेयरिफाई भी कर सकते हो, बट सॉलिड के केस में वो पॉसिबल बहुत कम है। डन, साउंड दोनों में ही ट्रैवल करेगा, बट आई एम टॉकिंग अबाउट फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्रेशन एंड रेयरफैक्शन। कॉम्प्रेशन और रेयरफैक्शन को हम कौन से फॉर्मूला से डिनोट कर रहे थे, वेव के फॉर्मूला, दैट इज ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी इफ वेव इज ट्रैवलिंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। अब देखो एयर में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वाई होगा,
वो क्या होगा, ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू सॉलिड, ठीक है। सो सॉलिड के केस में दैट डिस्प्लेसमेंट इज वेरी मच नेग्लिजिबल, इसलिए हम इस पॉइंट को क्या बुला रहे हैं, नोड बुला रहे हैं। और सिंस ये वाला पॉइंट ओपन टू एयर है, इस यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम लेंगे, ठीक है। और इसलिए इसको क्या बुला रहे हैं, इसको बुला रहे हैं हम एंटी नोड, ठीक है। सो दिस इज एंटी नोड। सो दिस इज इन टर्म्स ऑफ, यानी कि ये नोड अगर बोल रहे हो तो इसको क्या बोल रहे हो तुम, मिनिमम डिस्प्लेसमेंट, एंड यहाँ पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। नाउ इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, इन टर्म्स ऑफ प्रेशर नाउ आई एम टॉकिंग, प्रेशर की अगर बात करो तो जहां पे डिस्प्लेसमेंट कुछ भी नहीं हुआ है, वहां पे तुम्हारा प्रेशर क्या होगा, प्रेशर क्या होगा, क्या बोलोगे प्रेशर, मुझे ये बताओ, अब तुम लोग पता नहीं समझ रहे हो या नहीं। लेट मी नो, प्रेशर विल बी मैक्सिमम और मिनिमम, जस्ट अंडरस्टैंड बाय दिस थिंग, ओके। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये एंड क्या हो रहा है, यस प्रेशर विल बी मैक्सिमम, है ना। और यहाँ पे प्रेशर डिस्प्लेसमेंट सिंस मैक्सिमम हुआ है, मींस रेरीफाई हुआ है बहुत ज्यादा, देन वी विल सी कि यहाँ पे प्रेशर क्या है तुम्हारा, मिनिमम। यानी कि जहां पे डिस्प्लेसमेंट का मैक्सिमा होगा वहां पे प्रेशर का मिनिमा होगा, और जहां पे डिस्प्लेसमेंट का मिनिमा होगा वहां पे प्रेशर का मैक्सिमा होगा, सिंपल। बस तुम्हें इतना ही याद करना है और कुछ नहीं। सो द ओपन एंड ऑफ एन एयर कॉलम इज अप्रोक्सीमेटली अ डिस्प्लेसमेंट एंटी नोड एंड अ प्रेशर नोड। सो जहां पे डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड है वहां पे प्रेशर को हम क्या बुलाएंगे, नोड बुलाएंगे, ठीक है। चलो बस हमें इतना ही याद रखना है और कुछ नहीं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस। सो क्लोज, अगर मैं क्लोज ऑर्गन पाइप की बात करूं, सो क्लोज ऑर्गन पाइप का मतलब क्या होता है, अब ऑर्गन पाइप क्या है तुम्हारा, ऑर्गन पाइप है एक ट्यूब जिसके थ्रू साउंड हम जनरेट कर रहे हैं, जैसे फ्लूट, then that can be called organ pipe. Now closed organ pipe का मतलब क्या होगा, एक एंड क्लोज होगा और दूसरा ओपन होगा। सो क्लोज एंड इज अ डिस्प्लेसमेंट नोड, ये जो पॉइंट होगा ये हमेशा क्या होगा, नोड होगा, किसके लिए, डिस्प्लेसमेंट के लिए, एंड प्रेशर के लिए क्या होगा, एंटी नोड। So this is for displacement node, and for pressure this will be anti node. Done. Because the wall at this end does not allow longitudinal motion of the air molecules, है ना, that we have already discussed. अब देखो, दिस इज कॉल्ड योर, बोथ एंड्स ऑफ द पाइप आर ओपन, दिस, इसको हम क्या बुलाएंगे, ओपन ऑर्गन पाइप, ठीक है। इसको क्या बुलाएंगे, ओपन ऑर्गन पाइप। अब देखो, इतनी समझदारी के बाद वी हैव टू डू नथिंग नाउ, सिंपली नीड टू डू व्हाट वी हैव डन इन केस ऑफ अ स्ट्रिंग। सो फंडामेंटल मोड इन केस ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप मीन्स हमारे पास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है बजाने वाला जिसका दोनों एंड ओपन है, वी हैव टू प्ले दिस इंस्ट्रूमेंट। इस इंस्ट्रूमेंट का दोनों एंड ओपन है तो दोनों एंड पे डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा, एंटी नोड। सो तुम कैसा बना सकते हो, पहला जो बनाओगे वेव का स्ट्रक्चर वो कुछ ऐसा बना सकते हैं, है ना। वी हैव टू मेक श्योर कि दोनों एंड पे क्या बन रहा है, एंटी नोड बन रहा है डिस्प्लेसमेंट का। तो प्रेशर का क्या होगा, प्रेशर का होगा दोनों एंड पे नोड होगा, है ना। सो यस नरेश, वेरी गुड। सो अगर तुम इन दोनों, अगर फर्स्ट फंडामेंटल मोड के लिए अगर तुम इस ऑर्गन पाइप का लेंथ एल मानते हो तो एल कितने वेवलेंथ के बराबर होगा, इफ यू सी हियर केयरफुली, जो इस डायग्राम में मैंने बनाया है, ये है 1/4 ऑफ वेव और ये भी है 1/4 ऑफ वेव। 1/4 मीन्स λ/4, दिस इज ऑल्सो λ/4। So according to wavelength, this whole length is λ/2. So L equal to what? λ/2. So यहाँ पे आप क्या लिखोगे? L is equal to λ/2. Again do the same thing. First frequency is V/2L. ठीक है? Similarly तुम लोग क्या करोगे? सेकेंड हार्मोनिक निकालोगे एंड ऑल, यू विल सी what things you are getting, ठीक है। उसी तरह से यू विल प्रैक्टिस और यू विल डू द सेम थिंग फॉर क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, डन। सो कल के क्लास में व्हाट आई विल डू इज, फॉर टुमारोज क्लास आई विल टेक यू थ्रू द फॉर्मूला ऑफ ओपन एंड क्लोज ऑर्गन पाइप, जो ऑलरेडी तुम समझ चुके हो। सो आई विल टेक हार्डली 5 minutes एंड आफ्टर दैट सिंस वी हैव टाइम लेफ्ट, तो कल के क्लास के लिए आई विल टेक यू थ्रू दैट इज डॉपलर इफेक्ट, ठीक है। सो अगेन डॉपलर इफेक्ट को मैं काफी शॉर्ट में कवर करूंगी, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड कि ये हो क्या रहा है, एंड देन आई विल टेक यू थ्रू द फॉर्मूला, ठीक है। सो कॉन्सेप्ट प्लस फॉर्मूला, आई होप इट इज क्लियर। एनीवन हैविंग एनी डाउट, लेट मी नो बिफोर वी लीव।
Yes, come on. किसी को कोई भी डाउट है तो आप बता सकते हो। ओके, कुछ नहीं मैम। ओके दिव्यांश, बहुत बढ़िया। कोई डाउट नहीं है, ये भी एक अच्छी बात है। कुछ नहीं डाउट है मैम। ओके, डन। Thank you. It was so nice meeting you all after a long time. I really enjoyed the class. I hope you all must have also enjoyed my presence because I enjoyed everyone's presence so much. Yes, Stephen, you want to ask something? If yes, let me know. बहुत मजा आया। मुझे भी बहुत मजा आया। Thank you. Bye bye. Okay, thank you everyone. Bye bye. Take care.